हाय हेलो एवरीवन। सो होम फर्स्ट फाइनेंस इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। रिजल्ट काफी अच्छे रिपोर्ट किए थे इस कंपनी ने। 30% से अगेन इनकी लोन बुक की ग्रोथ थी, 30% से भी ज्यादा। देन पैड ग्रोथ का जो नंबर है, जो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में इनका पैड ग्रोथ जो है वो काफी कम था कंपेयर टू लोन बुक का ग्रोथ, लेकिन वो वाला प्रॉब्लम भी लास्ट 2-3 क्वार्टर से इनकी रिजॉल्व हो गई है। एंड पैड ग्रोथ भी काफी हेल्दी रेट से ग्रो कर रहा है कंपनी का। सो प्रॉफिट ग्रोथ भी इनका 30% से ज्यादा था इस क्वार्टर के अंदर। मार्जिन पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा था बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हुई है। बट स्टिल ओवरऑल अगर मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है उसी के रेंज में है। सो ओवरऑल अच्छे रिजल्ट थे इनके। एंड अभी ऑब्वियसली कौन कौन से हमें पता चलेगा कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैनेजमेंट वही चीज कह रहा है कि ग्रोथ मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू है होम फर्स्ट के लिए। लास्ट 3 4 5 6 क्वार्टर से अगर हम देखें तो कंसिस्टेंटली 30% की ग्रोथ कंपनी हिट कर रही है, 30% की लोन बुक की ग्रोथ। और मैनेजमेंट की ओवरऑल गाइडेंस भी यही है कि इनका इनका टारगेट है कि अगले 2-3 साल के लिए अपने लोन बुक को इनको 30% से ग्रो करना है। सो वहां पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, वो ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू है। देन इससे हुआ क्या है कि इनका जो आरओई है, बिकॉज इनकी प्रॉफिट ग्रोथ भी इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, तो इनका जो आरओई का नंबर है वो भी काफी हेल्दी रेट से इंप्रूव हुआ है। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है किसी भी लेंडिंग कंपनी के लिए, चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी हो। सो होम फर्स्ट का एक प्रॉब्लम था कि इनका ग्रोथ तो अच्छा था। ग्रोथ हमेशा से जब से लिस्ट हुई है कंपनी तब से 25-30% के रेट से ग्रो करा है इन्होंने अपने बिजनेस को। प्रॉब्लम थी इनके आरओई के नंबर में। आरओई इनका सिर्फ 11-12% के आसपास था, बट अभी इस क्वार्टर में इनका आरओई इंप्रूव होकर 15.8% हो गया, ऑलमोस्ट 16% के आसपास का इनका आरओई नंबर है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में जितनी भी कंपनी है, सो इनमें सबसे बेस्ट आरओई जो है वो एप्टेस का है। एप्टेस का ऑलमोस्ट 16-17% का आरओई है। लेकिन आवास फाइनेंशियल और होम फर्स्ट इन दोनों का आरओई काफी खराब था, 11-12% के आसपास का आरओई था। बट वहां पे होम फर्स्ट ने इंटरनली ये गाइडेंस दिया था कि पहले उन्हें 15% तक अपने आरओई को लेकर के जाना है। सो वो टारगेट तो उन्होंने अचीव कर लिया है। नाउ वी हैव टू सी कि अब ये यहाँ से आगे इस आरओई नंबर को कैसे इंप्रूव करते हैं। सो आरओई इनका काफी अच्छे रेट से इंप्रूव हुआ है। देन एमपी और यूपी, ये जो दो स्टेट हैं, ये अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट के लिए काफी काफी इमर्जिंग मार्केट है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स, काफी अच्छा डिमांड आ रहा है इन दोनों स्टेट के अंदर। एंड होम फर्स्ट ने एक्सपेंशन पे फोकस किया है इन दोनों ही स्टेट्स के अंदर। 3 ब्रांचेस इन्होंने ऐड किए हैं टोटल। सो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इनके 123 हो गए हैं। एंड जो टोटल टच पॉइंट है वो आज से कुछ टाइम पहले 260-270 था। एंड इनका टारगेट था कि उसको अगले 1.5-2 साल के अंदर 400 तक लेके लेके जाना है इनको टोटल टच पॉइंट। सो वो अभी 300 क्रॉस कर गया, मतलब ऑन ट्रैक है वो वाला गाइडेंस भी इनका। देन इसके बाद एसेट क्वालिटी इनकी स्टेबल है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए बिल्कुल स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जो ग्रॉस एनपीए का नंबर इनका लास्ट क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में भी वही सेम ग्रॉस एनपीए का नंबर है। मतलब ट्रेंड काफी अच्छा है, हेल्दी ट्रेंड है, कुछ उसमें एसेट क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देन स्प्रेड। सो स्प्रेड बेसिकली क्या होता है कि आपने मार्केट से किस रेट पे पैसा उठाया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है आपकी, एंड आगे आपने अपने कस्टमर को वो किस रेट पे लेंड किया। तो दोनों के बीच का जो गैप है उसको स्प्रेड बोलते हैं। मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपका इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है। स्प्रेड आपका जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा चांसेस है कि मार्जिन भी आपके बेटर होंगे। सो इनका स्प्रेड जो है वो अभी कुछ टाइम पहले तक 5.5% था, उससे भी ज्यादा था। बट वो अब कम होकर के कंसिस्टेंटली कम हुआ है और अभी इस क्वार्टर में 5.3% का स्प्रेड है इनका। मतलब क्या है, बेसिकली इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो इंक्रीज हो गई है। और उसमें मैनेजमेंट कह रहा है कि इस क्वार्टर के अंदर भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 बेसिस पॉइंट से, यानी कि 0.10% से इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो इस क्वार्टर के अंदर भी इंक्रीज होगा। जिसका मतलब है कि स्प्रेड थोड़ा सा और इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, क्यों? क्योंकि जब इनका स्प्रेड 5.5% था, मैनेजमेंट ने तब भी यही नंबर गाइड किया था कि हमारा मतलब अभी हमारा नंबर काफी अच्छा है। अभी हमारा जो स्प्रेड है वो 5.5-5.6% है। बट हमारी गाइडेंस यही है कि जिस तरीके का हमारा ये मॉडल है, जिस तरीके के कस्टमर्स को हम टारगेट करते हैं, हमारी जो स्प्रेड की जो गाइडेंस है, जो टारगेट है, वो 5% से लेकर 5.25% के बीच में है। ये ऑलमोस्ट आप वेक्टर वाला केस कह सकते हो, बिकॉज वेक्टर में क्या हुआ था, जब कंपनी 40% पे ग्रो कर रही थी, स्टिल मैनेजमेंट ने तभी क्या कहा था कि हमारा जो ग्रोथ गाइडेंस है वो मिड टीन हाई टीन के आसपास है, मतलब 15, 16, 17, 18% का ग्रोथ गाइडेंस है हमारा। बट मार्केट उसको किस किस अकॉर्डिंग रिवॉर्ड कर रहा था, उसकी करंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, जब वो 40% पे ग्रो कर रहा था। सेम चीज होम फर्स्ट का भी है। इनका स्प्रेड जो है वो 5.5% से भी बेटर था, बहुत ही अच्छे स्प्रेड थे।
बट मैनेजमेंट की गाइडेंस वहां पे भी यही थी कि हम अपने स्प्रेड को 5% से लेकर 5.25% के बीच में मेंटेन रखना चाहते हैं। सो ये काइंड ऑफ आपको आई मीन मतलब बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन ये काइंड ऑफ आपको ऑनेस्टी शो करता है मैनेजमेंट की कि वहां पे वो करंट नंबर को ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। उस टाइम पे भी आपको आपको क्लियरली मैनेजमेंट ये बता रहा है कि अभी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, अभी हमारे लिए बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मार्केट एनवायरनमेंट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अभी कम है, तो इस वजह से हमारी स्प्रेड अच्छे हैं। बट ओवरऑल हमारा जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है वो 5.25% के बीच रेंज के बीच में है। सो स्प्रेड इनका कम हुआ है। देन क्रेडिट कॉस्ट इनकी 30 बेसिस पॉइंट है। सो 10 बेसिस पॉइंट से इस क्वार्टर के अंदर क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है जब भी आप किसी लैंडिंग बिजनेस को एनालाइज करते हो, बिकॉज वो जो बॉटम लाइन है आपका पैट प्रॉफिट, सो प्रॉफिट आपका इसी पे डिसाइड होता है एक लैंडिंग बिजनेस के लिए कि उनका क्रेडिट कॉस्ट कितना है, मतलब कितनी ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है एक क्वार्टर के अंदर उनको, कितने ज्यादा फ्रेश एनपीए आ गए हैं या फिर फ्यूचर में एनपीए आने वाले हैं, उसको उसका उसका क्या आउटलुक लग रहा है मैनेजमेंट को, उसके बेसिस पे वो कितने प्रोविजनिंग कर रहे हैं। सो उस पे आपका क्रेडिट कॉस्ट ओवरऑल डिपेंड करता है। अब होम फर्स्ट का जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा कम है अगर आप इसको बाकी नॉर्मल एनबीएफसी से कंपेयर करोगे या फिर कुछ बैंक से भी कंपेयर करोगे। क्यों है ऐसा? बिकॉज इनका टोटली सिक्योर्ड लोन बुक है। होम लोन देते हैं, ये हाउसिंग लोन सिक्योर्ड होता है, मॉर्गेज लोन है वो सिक्योर्ड लोन बुक है, तो उसमें क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही कम होता है। और इनका इस क्वार्टर में 10 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 30 बेसिस पॉइंट का ओवरऑल इनका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है। देन कंपनी कह रही है कि आने वाले क्वार्टर में हमारी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, सिर्फ टीयर 3 टीयर 4 सिटी में ही नहीं, टीयर 1 से लेकर टीयर 5 सिटी तक हमारा एक्सपेंशन का प्लान है। हमारी ऑलरेडी प्रेजेंस इन सारे स्टेट्स के अंदर है, टीयर 1 टू टीयर 5। मतलब क्या है कि कंपनी सिर्फ लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर रही है, सिर्फ रूरल एरियाज को टारगेट नहीं कर रही है, इवन जो मेट्रो सिटीज हैं, टीयर 1 सिटीज हैं, वहां पे भी इनका फोकस है। सो काइंड ऑफ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने प्रेजेंस को, ये इसलिए कह रहे हैं कि इनका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब जिस रेट से ये मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, वो इनका 8.2% है। एंड इस क्वार्टर में वो 10 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। अगेन वही चीज कह रही है मैनेजमेंट की हमारा ये इस क्वार्टर में भी अगेन थोड़ा सा बढ़ सकता है। सो अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ा सा और बढ़ेगा, इसका मतलब है कि जो स्प्रेड है इनका उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट और पड़ेगा, यानी कि मार्जिन भी थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं आने वाले क्वार्टर में। देन को लेंडिंग। सो को लेंडिंग अभी होम फर्स्ट जो कर रहा है इनके टोटल लोन बुक में, मतलब जो भी फ्रेश लोन देते हैं, डिसबर्समेंट जो कर रहे हैं, उसका 6% है को लेंडिंग का पार्ट। इनका टारगेट है कि इस नंबर को 10% तक लेके जाना है। सो तो मतलब 90% जो लोन होगा ये इनके खुद के बुक पे होगा, बट 10% ये को लेंडिंग के थ्रू करेंगे, वो इनका टारगेट है। बीटी आउट थोड़ा सा कम हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। बीटी आउट क्या होता है? बेसिकली बैलेंस ट्रांसफर। मतलब होम लोन में क्या होता है, सपोज मैंने एचडीएफसी बैंक से होम लोन लिया है, 10 साल का टेन्योर है मेरे लोन का, बट 3-4 साल बाद मुझे सपोज एसबीआई मुझे बेटर लोन रेट ऑफर कर रहा है, मुझे बेटर सर्विसेज ऑफर कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 3-4 साल लोन तो मैंने एचडीएफसी के साथ कंटिन्यू कर लिया, अब मैं वो ट्रांसफर कर दूंगा एसबीआई में, तो उसको बैलेंस ट्रांसफर बोला जाता है। अब ये ऑब्वियसली एचडीएफसी के लिए नेगेटिव है, मतलब होम फर्स्ट के जो कस्टमर जो किसी और बैंक के पास या एनबीएफसी के पास अपने लोन को जो ट्रांसफर कर रहे हैं, वो होम फर्स्ट के लिए नेगेटिव है, बिकॉज उनका कस्टमर जा रहा है, उनका जो इंटरेस्ट इनकम आने वाला था फ्यूचर में वो स्विच हो रहा है। सो ये पिछले कुछ क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ गया था, बट इसमें इस क्वार्टर में कंपनी कह रही है कि ये थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, तो ये पॉजिटिव साइन है। देन अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ये इस क्वार्टर में आपका कम हुआ है, मतलब कि इस क्वार्टर में आप कस्टमर कम आपके 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 सर्विस को छोड़ करके जा रहे हैं। सो क्या इसका मतलब ये है कि आपने लैंडिंग रेट कम किया है क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बढ़ा है? तो क्या आपने अपना लैंडिंग रेट कम कर दिया है, इसी वजह से आपके मार्जिन भी कम हुए? तो यहाँ पे होम मैनेजमेंट कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि हमने अपने लैंडिंग रेट को कम किया है इसलिए हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ा है और हमारे मार्जिन कम हुए हैं। एक्चुअली हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अभी इंक्रीज हुआ है बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में, सो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं पड़ा था हमारे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे। हमारे पास ऑलरेडी लिक्विडिटी थी जो हम यूज कर रहे थे, बट क्योंकि अब हमें इंक्रीमेंटली मतलब फ्रेश पैसा रेज करना पड़ रहा है मार्केट से, तो हमें वो जो अभी जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज हुआ है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ी है। अदरवाइज हमने लैंडिंग रेट वगैरह अभी कम नहीं किए। सो ये पॉजिटिव साइन है, बिकॉज अगर हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी अपने लैंडिंग रेट को कम करती है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव लगता है।
वो रीजन नहीं है। इनका कहना है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज हुई है हमारी, उसकी वजह से हमारे मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं। इसके बाद हायरिंग पे कह रही है कि जो एट्रिशन थोड़ी सी ज्यादा चल रही है अभी मार्केट में, आरएम थोड़े से ज्यादा स्विच कर रहे हैं इनकी दूसरी कंपनी को, तो वो कंपनी का कहना है कि ये साइकिल होता है, सो अभी थोड़ा सा वो ज्यादा हो रहा है, बट ओवरऑल वो कंट्रोल में है, कुछ ज्यादा उसमें बड़ी साइन नहीं लग रहा है इनको। देन बाउंस रेट, सो बाउंस रेट इनका अगेन इस क्वार्टर में बढ़ गया, जनवरी में बढ़ गया एक्चुअली। बाउंस रेट क्या होता है कि एक मंथ में आपकी कितनी ईएमआई पेंडिंग थी और उसमें से कितने चेक जो है वो बाउंस हो गए। तो जनवरी में ये नंबर इनका इंक्रीज होकर के 15-15.5% के आसपास हो गया है। यूजुअली ये नंबर होम फर्स्ट के लिए 12-13% से 15% के रेंज में रहता है। एंड मतलब मैंने तो और किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देखा भी नहीं है कि वो चेक बाउंस का ये जो डेटा है वो शो भी करते हैं। सो मैंने ये होम फर्स्ट को ही देखा है लास्ट 1-1.5 साल से, जो ये कंपनी कंसिस्टेंटली शो कर रही है। एंड इनका ये रेंज है, ये 12-13% से 15% के आसपास के बीच में रेंज में रहता है। सो उसमें भी कंपनी का वही कहना है कि अगेन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि क्योंकि ये जो 15% जो आप देख रहे हो जो बाउंस हुआ है, उसमें से 11-12% तो ऑलरेडी मंथ के स्टार्टिंग 10-20 दिन के अंदर ही रिकवर कर लेते हैं हमारे एम्प्लॉय, और बाकी के जो 3-4% बचते हैं वो लास्ट के 10-12 दिन में रिकवर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाउंस रेट हो गया है तो उससे हमारी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है, वो वैसा कुछ नहीं है। तो उसमें भी कंट्रोल अच्छा है। देन अगेन मैनेजमेंट वही कह रहा है कि हमने तो गाइडेंस स्प्रेड का हमेशा से यही दिया है कि 5% से लेकर के 5.25% के बीच में रहेगा, एंड वो गाइडेंस हमारा मेंटेन है। देन अकाउंट एग्रीगेटर, तो अकाउंट एग्रीगेटर ये आरबीआई कुछ टाइम पहले एक नया प्लेयर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, अकाउंट एग्रीगेटर। ये बहुत हेल्प करता है बैंक्स और एनबीएफसीज को उनकी लैंडिंग को थोड़ा सा फास्ट करने में, ग्रोथ करने में। अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है, सपोज जैसे मेरा बैंक अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, बट मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ एसबीआई में। तो अब ऑब्वियसली अगर आप एसबीआई से, मतलब किसी भी बैंक से अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे आपको वो पूरा डिटेल मांगेगा, आपका आपका बैंक स्टेटमेंट देखेगा, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखेगा, बिकॉज उसी अकॉर्डिंग वो एक कस्टमर का रिस्क एनालाइज करेगा कि कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कितना है। नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि एचडीएफसी बैंक में जाऊंगा, मैं वापस से पूरा बैंक स्टेटमेंट लूंगा, सारी चीजें डॉक्यूमेंट कलेक्ट करूंगा, एचडीएफसी बैंक मुझे वो देगा, फिर मैं एसबीआई को दूंगा, देन एसबीआई आगे उसको पूरा प्रोसीड करेगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, एंड आगे वो मेरा लोन जो है वो प्रोसेस होगा। तो इस सब में टाइम बहुत ज्यादा है, तो जाता है। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या किया, कुछ टाइम पहले उन्होंने एक अकाउंट एग्रीगेटर यूज किया। ये बेसिकली आप मीडिएटर कह सकते हो। ये क्या करता है, कस्टमर के ऑथेंटिकेशन के ऊपर, मतलब मैं ऑथेंटिकेट करूंगा अगर इसको, उसके ऊपर ये मेरा डेटा, एचडीएफसी बैंक का जो डेटा है, मेरा बैंक स्टेटमेंट वगैरह सारी जो फाइनेंशियल डेटा है, वो सारा डेटा मेरे ऑथेंटिकेशन पे, मतलब ऐसा नहीं कि वो खुद से कर देगा, मेरी ऑथेंटिकेशन के बाद वो ये सारा डेटा एसबीआई को देगा, एंड एसबीआई उसको बहुत इजली वेरीफाई वगैरह करके उसको लोन डिस्पर्स कर देगा। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली टाइम आपका सेव हो जाता है, एक लेंडर का टाइम काफी ज्यादा सेव हो जाता है, एंड उसको फर्दर वेरिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज अकाउंट एग्रीगेटर ने वो काम आपके लिए बहुत जल्दी कर दिया। सो वहां पे टाइम सेव हो जाता है और अपनी लोन बुक को आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज एक लोन को डिसबर्स करने में, प्रोसेस करने में काफी ज्यादा टाइम जाता था पहले, तो ये आरबीआई ने कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया है। सो होम फर्स्ट वही कह रहा है कि जब से ये चीज आई है, तब से हमारी डिसबर्समेंट रेट इंक्रीज हो गई है, क्योंकि हमें बैंक स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और हमें इसे कलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता था। सो ये अब जल्दी से हो जाता है ऑब्वियसली, एंड इसके बाद हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हम फील्ड पे जाएं और ज्यादा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करें। सो उतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। जो बैंक स्टेटमेंट हमें इतनी जल्दी मिल जाता है, सो उससे काफी ज्यादा चीजें ईजी हो जाती है, तो वो ग्रोथ में काफी हेल्प करता है। क्रेडिट फिल्टर, क्रेडिट फिल्टर के ऊपर कह रहा है होम फर्स्ट फाइनेंस की, जो फिल्टर हमने बनाया है अपने लोन देने का, उसका मेन पर्पज यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोन एप्लीकेशन हम रिजेक्ट करें, बिकॉज किसी भी फिल्टरेशन का मेन पर्पज यही होता है। हम स्टॉक्स में जब ये यूज करते हैं, बिजनेसेस में यूज करते हैं, इन्वेस्टिंग में, तो उसमें क्या पर्पज होता है, ऐसा तो है नहीं कि 5000 कंपनीज है तो 5,000 कंपनीज हमें पढ़नी है, ऑब्वियसली नहीं। हम क्या फिल्टरेशन यूज करते हैं कि जिस कंपनी में स्कोप अच्छी है, जिस इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी है, जिस बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा है, सिर्फ उन कुछ कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं, देन उन्हें स्टडी करते हैं। सो फिल्टरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिल्ट्रेशन का मतलब भी यही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन जो है उसको रिजेक्ट करें। तो वही होम फर्स्ट कह रहा है कि ज्यादा एप्लीकेशन हम रिजेक्ट करते हैं, एंड सिर्फ 10% बिजनेस जो है वो हमारा उन कस्टमर से आता है जिनका सिबिल स्कोर 700 से भी कम है। तो ये बेसिकली आपको एक इनका इनका एक क्राइटेरिया बता रहा है कि होम फर्स्ट का जो अंडर राइटिंग है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अब उसमें भी ये जो 10% कस्टमर हैं जिनका सिबिल स्कोर 700 से कम है, उसमें भी मोस्टली वो कस्टमर्स होते हैं
जो एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन देते हैं कंपनी को कि किस रीजन की वजह से इन्होंने लास्ट में अपना जो लोन रिपेमेंट था वो मिस किया, ईएमआई इन्होंने मिस करी। सो क्या उसका जस्टिफिकेशन था, वो उसके बाद ही वो उन कस्टमर्स को लोन देते हैं, अदरवाइज मोस्टली ये रिजेक्ट कर देते हैं। टिकट साइज इंक्रीज हुआ है बेसिकली होम फर्स्ट का। वैसे तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है। अफोर्डेबल का मतलब होता है 5-10 लाख से लेकर के 25 लाख के जो होम लोन होते हैं उनको अफोर्डेबल कंसिडर किया जाता है। बट लास्ट कुछ टाइम में इनका जो टिकट साइज है वो इंक्रीज हुआ है। जो 25 लाख वाला जो टिकट साइज है वो पहले 9-10% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, अब वो 11-12-13% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूट करता है इनके टोटल लोन बुक में। 25 लाख का जो टिकट साइज है, तो उसमें कंपनी कह रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। प्रॉपर्टी की कॉस्ट बढ़ी है, बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है। सो ऑब्वियसली जिसकी वजह से ये जो टिकट साइज आप देख रहे हो ये इंक्रीज हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई डिफरेंट सेगमेंट में एंटर करना स्टार्ट किया है, डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, वो चीज नहीं है। जस्ट इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से ये टिकट साइज हमारा इंक्रीज हो गया है। देन एमपी और राजस्थान में राजस्थान में इलेक्शन थे थर्ड क्वार्टर के अंदर, तो उस पर कंपनी का कहना है कि हमें कलेक्शंस में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं हुई उस क्वार्टर में। यूजुअली क्या होता है जब भी इलेक्शन होता है किसी भी स्टेट में, तो वहां पे बहुत बार ऐसा देखा जाता है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो यूजुअली अनाउंसमेंट करती है पब्लिक से कि जो आपका लोन है वो उसकी ईएमआई हम वेव ऑफ करा देंगे, लोन वेव ऑफ हो जाएगा। सो इस तरीके की जो प्रोमिसेस होती हैं ये बहुत ही नेगेटिव होता है बैंक्स के लिए या बिजनेस के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली ये एनकरेज करता है कि कस्टमर अपनी लोन रिपेमेंट को डिफॉल्ट करे, वो लोन रिपेमेंट मिस करे। सो वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे होम फर्स्ट कह रहा है कि ऐसा कुछ हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। इस चीज की वजह से हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत ही स्ट्रांग है। लास्ट जो हमने वर्स्ट फेज देखा था हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी में वो हमने देखा था कोविड के टाइम पे, बट उसके बाद से कंसिस्टेंटली ये नंबर हमारे लिए इंप्रूव हुआ है। अब अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए कि हमें कभी भी जनरलाइज नहीं करना है, बिकॉज हमने कुछ बैंक्स एनबीएफसी जैसे डिस्कस किए थे। आई थिंक उज्जीवन एक बैंक था एंड एक दो और ऐसे एनबीएफसी थे जिन्होंने कहा था कि इलेक्शन की वजह से लाइक पंजाब में कहीं पे ऐसा कुछ आंदोलन चल रहा है जिससे हमारी जो ऐसी डिमांड आ रही है कस्टमर से कि वो लोन आगे रिपेमेंट नहीं करेंगे, लोन उनकी वेव ऑफ हो जानी चाहिए, और थोड़ा बहुत कलेक्शन का इशू भी था। तो वहां पे हम जनरलाइज नहीं करते, बिकॉज आप मेन फ्रंट मीडिया में या सोशल मीडिया में क्या देखते हो कि लोग सडनली प्रिडिक्शन देते हैं, लोग सडनली कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि अगर एक बैंक ने ये चीज बोली कि भाई इलेक्शन की वजह से यहाँ पे हमारे एनपीए बढ़ सकते हैं या फिर कलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो सीधे लोग जंप करते हैं कंक्लूजन के ऊपर कि भाई ये तो पूरे सेक्टर के ऊपर प्रॉब्लम है, पूरे सेक्टर से निकल जाना चाहिए। सो ऐसा नहीं होता है, आपको हर एक इंडिविजुअल बिजनेस को स्टडी करना है rather देन कि आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट बना ले अपने माइंड में कि अगर एक ने बोल दिया कि उसके एनपीए के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब सबके एनपीए के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। सो वही चीज होम फर्स्ट कह रहा है कि हमें कोई कलेक्शन एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। देन इसके बाद इनका टारगेट है कि अभी नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया जो है यहाँ पे इनकी थोड़ी सी प्रेजेंस कम है, तो अगले 2-3 साल में इनका टारगेट है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंस बढ़ाई जाए, ज्यादा ब्रांचेस इन एरिया में ओपन करे जाए। एंड यहीं से इनका जो बेसिकली टारगेट है कि अभी 10,000 करोड़ के आसपास का एयूएम है, उसको अगले 3-4 साल में इनको 20,000 करोड़ के आसपास करना है, मतलब डबल करना है अपने एयूएम को अगले 3 से 4 साल में। वो कैसे होगा? सो पहला पॉइंट तो उसका यही है कि अपने एक्सपेंशन को ये इंक्रीज करेंगे नॉर्दर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में। देन इसके बाद जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सो होम फर्स्ट 2 प्रोडक्ट देता है, मेन तो वही है होम लोन जो देते हैं, इसके साथ में ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देते हैं। ये अभी सिर्फ 10-12% है इनके टोटल लोन बुक का। तो उनका कहना है कि जो हम 20,000 करोड़ का जो लोन बुक टारगेट कर रहे हैं, मतलब डबल करने का जो टारगेट कर रहे हैं, उसका पहला पॉइंट मतलब पहला तो आएगा कि हम एक्सपेंशन बढ़ाएंगे, दूसरा आएगा कि हम प्रोडक्ट को भी दूसरे प्रोडक्ट को भी इंक्रीज करेंगे। मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो अभी 10-12% है, वो 15% तक हम लेके जाएंगे अगले 2-3 साल में। तो दूसरा ग्रोथ ड्राइवर जो है वो वहां से होगा। देन अगेन टच पॉइंट भी इंक्रीज करेंगे, टोटल ब्रांचेस जो है वो भी इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा मार्केट शेयर पे फोकस है कंपनी का। सो अभी कई सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे गुजरात है एंड एक दो ऐसे स्टेट है जहां पे कंपनी का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 2.5% है, 2.5% का मार्केट शेयर है। सॉरी 3 से 4% का मार्केट शेयर है। ओवरऑल जो मार्केट शेयर है इनका वो 2.5% है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में। ओवरऑल कंपनी का मार्केट शेयर 2.5% है, लेकिन गुजरात है या एक दो स्टेट और है जहां पे इनका मार्केट शेयर अभी 3 से 4% है। देन महाराष्ट्र है और कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे इन्होंने रिसेंटली एक्सपैंड ही किया है, कुछ ही साल हुए हैं। सो वहां पे इनका मार्केट शेयर 1 से 1.5% के बीच में है।
अब इस कंपनी का टारगेट क्या है कि अगले 3 से 4 साल में जिन स्टेट में इनका मार्केट शेयर 3% है, 3.5% है, उसको इंप्रूव करके 5% पे लेके जाना है। एंड जिन स्टेट में इनका मार्केट शेयर 1%, 1.5% है, उसको इंप्रूव करके 3% लेके जाना है। तो जब भी कोई कंपनी, आप जब भी किसी बिजनेस को पढ़ रहे हो और मैनेजमेंट कह रहा है कि हम अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड होता है। बिकॉज ये क्या शो कर रहा है कि कंपनी एक एक एवरेज प्लेयर से बढ़ करके एक एक काइंड ऑफ लीडर की तरफ जाने का टारगेट कर रही है। सो ये बहुत पॉजिटिव चीज होती है किसी भी बिजनेस के लिए जब वो मार्केट शेयर गेन करने की बात करती है। देन इसके अलावा अगेन भाई कोल लेंडिंग में इनका टारगेट है 10% तक लेके जाना है इनको। कोल लेंडिंग वाला अभी 6% है, उसको 10% तक लेके जाना है। देन अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ज्यादातर जो इनके बीटी आउट होता है, मतलब बैलेंस ट्रांसफर, मतलब होम फर्स्ट से जो कस्टमर किसी दूसरे कंपनी के पास जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो बैंक है जो इनके कस्टमर को लेता है वो है HDFC बैंक। सो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज वी ऑल नो कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में या पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में HDFC बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका एसेट क्वालिटी का ट्रैक रिकॉर्ड आई मीन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। 30-40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, चाहे वो HDFC लिमिटेड का देखें हम HDFC बैंक का देखें, इनका एसेट क्वालिटी का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा बहुत अच्छा रहता है। सो अगर एक ऐसा बैंक एक छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का, मतलब बेस बहुत छोटा है इनका, सो उनके कस्टमर्स को अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो इट शोज कि उनको इनकी क्रेडिट अंडर राइटिंग पे और उनके कस्टमर सेगमेंट पे किस लेवल का ट्रस्ट है। अभी की सिनेरियो में हम बात करें, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा होम फर्स्ट फाइनेंस का भी एसेट क्वालिटी हमेशा ऐसा ही रहेगा, बट हाँ करंट सिनेरियो में हमें ये समझ आता है कि इनकी अंडर राइटिंग अच्छी है। बिकॉज तभी HDFC बैंक जैसा बैंक भी इनके कस्टमर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, इनके कस्टमर्स को। सो सबसे ज्यादा कस्टमर जो जाते हैं इनके वो HDFC बैंक के पास जाते हैं। देन कुछ जो बाकी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं थोड़े बहुत उनके पास जाते हैं, और कुछ बाकी NBFC और बैंक के पास में जाते हैं। इसके बाद RBI ने बेसिकली किसी एक किसी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को एक ये उन्होंने मैसेज दिया था कि आप को लेंडिंग अपना काफी एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा आप स्लो डाउन करो। होम फर्स्ट का कहना है कि हमें कोई ऐसा RBI की तरफ से अभी तक कोई मैसेज आया नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमारा सिर्फ 6% है को लेंडिंग। तो हमारा जो टारगेट है 10% का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई भी हमारा RBI की तरफ से कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देन इसके बाद अगेन वही RBI की जो गाइडलाइन आई थी कि जितने भी बैंक हैं जो NBFC को लोन देंगे, उनका जो कॉस्ट है जो जिसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं, वो अब और इंक्रीज हो जाएगा 25% से अगर आप NBFC को लोन देंगे। तो उसमें होम फर्स्ट कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से बैंकों ने हमें लोन देना थोड़ा कम कर दिया है, या फिर उनका थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है हमें लोन देने की तरफ। वो मोस्टली उन NBFC की तरफ हुआ है जो अनसिक्योर्ड लैंडिंग में काम करते हैं। हमारा तो टोटल लोन बुक सिक्योर्ड लोन बुक है, 100% सिक्योर्ड लोन बुक है, तो हमें कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है। इनफैक्ट बैंक जो है वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं अब हमारी जैसी कंपनी को लोन देने के लिए, होम फर्स्ट जैसी कंपनी को लोन देने के लिए, रेदर देन बाकी NBFC को लोन देना। बिकॉज वहां पे बैंक को पता है कि उनका तो टोटल अनसिक्योर्ड लोन बुक है, अगर उनको हम लोन देंगे तो वो RBI वाला रेगुलेशन हमारे ऊपर बिल्कुल अप्लाई होगा। विजा विज अगर हम होम फर्स्ट जैसी कंपनी को लोन देंगे तो इनका तो टोटल 100% सिक्योर लोन बुक है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो इस पर वो RBI वाला रेगुलेशन अप्लाई भी नहीं होता है। तो बैंक अभी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि होम फर्स्ट फाइनेंस जैसी कंपनी को लोन दिया जाए, बिकॉज वहां पे उनका वो जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 25% से इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये भी एक पॉजिटिव चीज है कि लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी को। इसके बाद में ROE पे थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट है। सो कंपनी क्या कह रही है कि ROE अभी हम 20% का टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारे माइंड में ये है कि अगले 2-3 साल के अंदर अपने ROE को 17 to 18% के आसपास लेके जाया जाए। सो आई मीन 20% एक बहुत हेल्दी नंबर होता है। अगर आपको कोई भी ऐसी NBFC मिल रही है जिसका ROE 20% है, ग्रोथ 25-30% है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, आई मीन बहुत बहुत बेस्ट बिजनेस होता है वो, बहुत बहुत बेस्ट NBFC स्टॉक होता है वो। कुछ ही ऐसे स्टॉक होते हैं जो उसको मेंटेन कर पाते हैं। सो होम फर्स्ट यहाँ पे ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि कह रहा है कि हम 20% का ROE टारगेट नहीं कर रहे हैं अभी। अभी हमारा टारगेट है कि अपने ROE को 17-18% तक लेके जाना है। 17-18% बुरा नंबर नहीं है, अच्छा नंबर है, हेल्दी नंबर है, बट ऑब्वियसली जब आप इसको कंपेयर करते हो बाकी NBFC के साथ में तो ये नंबर काफी कम लगता है। देन ग्रो टारगेट अगेन इनका वही है, 2-3 साल के लिए 30% के रेट से इनको ग्रो करना है। रेट साइकिल जब रिवर्स होगा, मतलब इंटरेस्ट रेट जब कम होने शुरू होंगे, तो होम फर्स्ट को एक थोड़ा सा एडवांटेज होगा कि इनका जो मार्जिन है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है।
एंड बट उसका उसका जो बेनिफिट है वो ये आगे बोरोअर को भी पास ऑन करेंगे। सो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा इनका, वो लैंडिंग रेट भी कम करेंगे अपने बोरोअर्स के लिए। टिकट साइज अगेन वही इंक्रीज हुआ है। तो पहले सबसे ज्यादा जो लोन देता था होम फर्स्ट वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में देता था, आज वो सबसे ज्यादा लोन जो दे रहा है वो 10 लाख से 20 लाख के बीच में दे रहा है। एंड कंपनी क्लियरली कह रही है कि ये जो ट्रेंड है ये आगे और बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ रही है, प्रॉपर्टी की कॉस्ट बढ़ रही है, पिछले 3 साल 4 साल में तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो उससे आप देखोगे कि ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा। सो अभी ज्यादा ग्रोथ आ रही है इनकी 10 से 20 लाख के बीच में। देन इनका बाउंस रेट पे कहना है, मतलब जो कस्टमर अपने चेक को जो बाउंस करते हैं, ईएमआई जो मिस करते हैं, उसमें होम फर्स्ट का कहना है कि हमने बहुत बार अपने कस्टमर को एजुकेट किया है कि अपने अपने ईएमआई आप बाउंस नहीं करिए। जो आपका टाइम है, जो आपका ड्यू डेट है, उस पर आप अपनी रीपेमेंट करिए। बट स्टिल ये जो सेगमेंट है कस्टमर का, मे बी क्योंकि इनको पेनल्टी बहुत ज्यादा हिट नहीं करती है, पेनल्टी का अमाउंट बहुत कम होता है, सो इस वजह से कस्टमर ये करते हैं इसके बाद भी। बट हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमारा जो बाउंस रेट है वो 13% से 15% के रेंज में रहा है। और कभी अगर बढ़ता भी है, मतलब इसी रेंज में रहता है, कभी 13 से अगर 15% जाता भी है तो भी हम उसको बहुत इजीली रिकवर कर लेते हैं। सो कलेक्शन के फ्रंट पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है और हम काफी कॉन्फिडेंट है एसेट क्वालिटी को लेकर के आने वाले क्वार्टर्स में भी। तो ये ओवरऑल कौन कॉल था इनका। ग्रोथ काफी अच्छी है, करंट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, आउटलुक भी अच्छा है। कंपनी क्लियरली बता रही है कि अगले 2-3 साल के लिए 30% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं। जिन एरियाज में, जिन ज्योग्राफी में इनकी प्रेजेंस नहीं है वहां पे बढ़ाना है, जिन एरियाज में मार्केट शेयर कम है मार्केट शेयर गेन करने का टारगेट है। आरओई थोड़ा सा 17-18% तक लेके जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट कह रहा है कि 20% का अभी टारगेट नहीं है। अगले 2-3 साल में टारगेट ये है कि आरओई नंबर जो अभी 15-16% के रेंज में है उसको 17-18% तक लेके जाया जाए। सो स्टिल ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। अगेन आरओई के फ्रंट पे अगर आप इसको कंपेयर करोगे बाकी एनबीएफसी से, सो थोड़ा सा वो नेगेटिव लगता है, बट ठीक है, 17-18% का आरओई, 30% की ग्रोथ रेट, एटलीस्ट वी कुड से कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का जो सेक्टर है उस सेक्टर में ये कंपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मर है। पिछले कुछ क्वार्टर से रही है, अभी भी करंट परफॉर्मेंस भी वैसी ही है। एंड नियर आउटलुक भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि ये जो आउट परफॉर्मेंस है इस कंपनी की वो कंटिन्यू रहेगी। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था होम फर्स्ट फाइनेंस के ऊपर। डू लेट मी नो ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।